हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हम डिस्कस कर रहे हैं CUT GK 25 के को टारगेट करते हुए उसका थर्ड टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप उनको गो थ्रू करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। आज हम इस वीडियो में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जैसे रिट्स हो गया, पार्ट्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट एज लिमिट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूरेशंस हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से और आपको वो पता होना, हर इंसान को वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहले जैसा हमारा पैटर्न है कि हम 3-4 क्वेश्चन पिछली वीडियो से जो हमने डिस्कशन किया उसके MCQs हम देखते हैं ताकि हमारी रिवीजन भी बनी रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 44th अमेंडमेंट जो है वो किस लिए अनेक्ट हुआ था। तो पहला ऑप्शन है अबोलिश करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, दूसरा है इंट्रोड्यूस करने के लिए GST सिस्टम को, तीसरा है कि इसमें जो वोटिंग एज है वो कम कर दी गई थी, या स्ट्रेंथन किया था पंचायती राज सिस्टम को। देखिए इसका आंसर है ए, अबोलिश द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, जो कि 31C में था, उसको हमने अबोलिश कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को और इसे एज ए लीगल राइट बना दिया था। जो GST सिस्टम है वो हमने 101 अमेंडमेंट में किया था इंट्रोड्यूस, और लोअर की थी हमने 21 साल से 18 साल की वोट डालने की एज, वो 61 अमेंडमेंट में किया था। और इसी तरह से पंचायती राज सिस्टम जो है वो रिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट से, जो कि 1992 में हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके CUT एग्ज़ाम 24 में डायरेक्ट पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स आपको गो थ्रू करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो किस अमेंडमेंट के तहत रिवोक हुआ था। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने 99, 101, 103 या नन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपके मन में होगा, जैसा हमने अमेंडमेंट के तौर पर भी जब अमेंडमेंट डिस्कस किया था तब हमने बताया था आपको कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जिसमें, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होती हैं। ठीक है, जैसे गुजरात से बॉम्बे स्टेट बना तो वो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से बन गया था 1960 में। लेकिन अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको कोई स्पेशल स्टेटस देना है या लैंड एग्रीमेंट करना है, जैसे LBA हुआ था बांग्लादेश के साथ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्या इंटरनेशनल टेरिटरी जो इन्वॉल्व थी। अब इंटरनेशनल टेरिटरी अगर हम लेंगे या देंगे तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन से तो पास कराना होगा। तो उन केसेस में हम स्पेशल अमेंडमेंट, जो स्पेशल मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उनके थ्रू जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो था वो बिल्कुल ही अलग केस था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था जो प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत ही दिया गया था, और ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत ही हमने रिवोक किया था। तो याद रखना कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई थी इसमें। 99 जो अमेंडमेंट है वो NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है, जो कि क्या कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, 101 जैसा हमने डिस्कस किया ये GST से रिलेटेड है, और 103 जो है वो EWS की रिजर्वेशन से रिलेटेड है। हमने ये ऑलरेडी सब डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकती। ये किस केस में हेल्ड किया गया था। तो केशवानंद भारती केस है 1973 का। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और केशवानंद भारती का केस आपने नहीं सुना, नहीं पता किया, तो मतलब आपने पॉलिटी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर आर्टिकल 368 जो बिल पास किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी ली जाती है हर एक हाउस में, या सिंपल मेजोरिटी ली जाती है, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी ली जाती है, या स्पेशल मेजोरिटी ली जाती है लोकसभा में और सिंपल मेजोरिटी ली जाती है राज्यसभा में। देखिए जो आर्टिकल 368 है वो है ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसमें स्पेशल मेजोरिटी ली जाती है ईच हाउस में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि जितने भी, सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की 455 है। अब इनमें से 50% तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है स्पेशल मेजोरिटी की।
और जो भी बिल पास हो उसमें 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब कि 100 लोग हैं अगर, ठीक है, तो उसमें 50 का 51 हो गया तो वो जीत गया, क्योंकि उसकी मेजोरिटी होगी सिंपल 51 लोग हो गए। और स्पेशल मेजोरिटी क्या है, 100 हैं अगर तो 66 होने चाहिए, ये स्पेशल मेजोरिटी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर 545 लोकसभा के मेंबर है तो ये नहीं कि 100 लोग बैठे हैं और वो स्पेशल मेजोरिटी से कुछ भी पास कर दें, एटलीस्ट 50% होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी अमेंडमेंट है जो इमरजेंसी के दौरान पास की गई। देखिए इमरजेंसी जो है वो 1976 में लागू हुई थी, और इमरजेंसी के बाद हमने देखा था कि 44 अमेंडमेंट आया था, जिसमें जो भी इमरजेंसी के दौरान जो बिल पास किए गए थे, जो फंडामेंटल राइट को वीक किया गया था, जुडिशरी की पावर को वीक किया गया था, उसको वापस से क्या किया था, रीइंस्टिगेट किया था, मतलब वापस से उसे लाया गया था कि हाँ जी फंडामेंटल राइट सुप्रीम है और जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप देखेंगे 44 के बाद के ये सारे ऑप्शन हैं, और ये 42nd अमेंडमेंट ही इसका करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब हम इंपॉर्टेंट एज लिमिट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बिल्कुल 5-6 टॉपिक इसमें क्लब करे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, मैक्स टर्म ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। देखिए यूएस में मैक्सिमम 2 टर्म्स दे सकते हैं हम प्रेसिडेंट को, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम कितनी भी टर्म हो जाए, कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कितनी भी टर्म्स के लिए बन सकता है। अब एक चीज़ के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टेन्योर ऑफ पीएम। अब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर है, तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर भी 5 ईयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेन्योर ऑफ पीएम क्या है, एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज अ सपोर्ट ऑफ एमपी इन लोकसभा। यानी कि देखिए टेन्योर जो है वो एमपी का फिक्स किया गया है 5 ईयर। अब मान लीजिए एमपीज हैं काफ़ी सारे, उन्होंने इलेक्ट कर लिया कि हम तो भाई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जब तक उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी एमपीज का सपोर्ट है वो पीएम रहेंगे। अगर मान लीजिए एमपीज ने कल ही कह दिया जी हम मोदी को सपोर्ट नहीं देना चाहते, हम तो अमित शाह को देना चाहते हैं, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अमित शाह बन जाएंगे। तो टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जब तक सपोर्ट है एमपीज का लोकसभा में, मेजॉरिटी है, तब तक उनका जो टेन्योर है वो बना रहेगा। अब है राज्यसभा में मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन क्या है। ठीक है, एमपी की राज्यसभा में, यानी कि देखिए 2 तरह के एमपी हैं, एक एमपी हैं लोकसभा के और एक एमपी है राज्यसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा के एमपी की एज है 30 ईयर्स, यानी कि ज़्यादा है जो आर्टिकल 66 में दिया गया है। मैं ज़्यादा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा के एमपी की जो मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन है वो 25 ईयर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मैक्सिमम एज क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई एज नहीं है। और मिनिमम एज जैसा मैंने आपको बताया एमएलए और एमपी की, यानी कि जो क्या है इलेक्शन लड़ते हैं उनकी तो 25 ईयर है, और जो यहाँ पे नॉमिनेट हो रहे हैं एमएलसी मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 6 स्टेट्स हैं हमारे पास, अब भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यानी कि जैसे हमारी लोकसभा है, लोकसभा के कोरस्पोंडिंग राज्यसभा है, ऐसे ही 6 स्टेट हैं जिन्होंने ये फीचर अडॉप्ट किया है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। काउंसिल जैसे राज्यसभा है और जैसे लोकसभा है वैसे असेंबली। ठीक है, बाकी स्टेट्स में क्या है, सिर्फ एक यही असेंबली है। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा हैं या एमएलसी हैं उनकी 30 ईयर्स है इलेक्शन की, और बाकी एमपी और एमएलए की 25 ईयर है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट एज क्या है कि मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये 35 ईयर है। यानी कि 3 तरह की एज होगी, एमपी और एमएलए की कितनी हो गई 25 ईयर, और यहाँ पे एमपी ये लोकसभा है एमपी। ठीक है, और एमपी राज्यसभा का एमपी, और एमएलसी की क्या होगी 30 ईयर, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की क्या एज है 25 ईयर। और अब बताओ मुझे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की क्या एज होगी, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की एज क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की एज होगी जो लोकसभा के एमपी के इलेक्शन की एज होगी, मिनिमम एज दैट इज़ 25 ईयर। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की एज भी 35 ईयर है, और ये और एज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है 25 और यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये इलेक्ट नहीं होता, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा।
और इसकी मिनिमम एज भी क्या है 25 ईयर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट एज देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर, और यूपीएससी के चेयरमैन की रिटायरमेंट एज भी 65 ईयर होती है, या उसका 6 ईयर का टर्म कंप्लीट हो जाए, दोनों में से जो भी विच एवर इज अर्लीस्ट। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन या अटॉर्नी जनरल या कैग, इनकी भी 65 ईयर और 6 ईयर टर्म विच एवर इज अर्लीस्ट। और एक चीज़ आपको याद रखनी, सुप्रीम कोर्ट के जज की एज 65 ईयर है, लेकिन हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की एज 62 ईयर्स है, ठीक है। और एडवोकेट जनरल या मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन की क्या है, वो भी 62 ईयर्स या 6 ईयर्स विच एवर इज अर्लीस्ट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट अदर एज, कास्टिंग की जो एज है वोट कास्ट करने की, वो 18 ईयर है, जैसा हमने डिस्कस किया। पहले 21 थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट में ये चेंज कर दी गई। और टेन्योर ऑफ राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, 6 ईयर है टेन्योर ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा का टेन्योर जो है वो 5 ईयर है, याद रखना है आपको, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो 1/3 मेंबर हैं राज्यसभा के, वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में, ठीक है। राज्यसभा में क्या स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती, ये आपको याद रखना है। लोकसभा डिसोल्व होती है, जब भी इलेक्शन होंगे डिसोल्व होगी, फिर नहीं बनाई जाएगी, लेकिन राज्यसभा 6 ईयर का टेन्योर होता है, 2 साल बाद मेंबर चेंज होते रहते हैं, ये गए फिर दूसरे आए, ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। और एडवोकेट जनरल या मेंबर ऑफ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एज। अब इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन देखना है हमें, जैसे होता है ना कि 6 मंथ तक ये करना है, 2 मंथ्स तक ये करना है, वो चीज़ें। अभी क्या ये बेसिक्स हैं, वैसे तो आपको पता होने चाहिए, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये वो कंसेप्ट करने में ही दिक्कत लगे रहते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करना भूल जाते हैं। और आप देखिएगा, ये जितने भी हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आप कलेक्ट करने बैठेंगे, कितना टाइम लगेगा आपको, ये हम कराते रहते हैं, बच्चों को प्रिपेयर कराते रहते हैं, तो हमारे पास कलेक्टिव डेटा रहता है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट रेशोज़ वगैरह हैं वो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम इंटरवल क्या होता है 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट का, वो है 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ्स मैक्सिमम इंटरवल होता है। 6 मंथ से पहले दूसरा सेशन पार्लियामेंट का हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम इंटरवल क्या होता है, जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी फिल करने का, वो होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट की वैकेंसी फिल करनी है। और मैक्सिमम गैप कितना होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, 6 मंथ। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि मान लीजिए अभी बीजेपी मोदी जी की सरकार है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा ना कि जब तक एमपी का सपोर्ट है, एमपी उसके साथ हैं, तब तक पीएम वो उसका टेन्योर रहता है। अगर मान लीजिए अभी दूसरी पार्टी कहती है जी इनके पास तो एमपी का सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर वो कहेंगे चलो लोकसभा में साबित करो कि आपके पास सपोर्ट है, नहीं तो उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि आपके पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर मान लीजिए एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया किसी सीएम या पीएम के अगेंस्ट, तो वो 6 मंथ्स के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपने इस मंथ भी किया और 2 महीने बाद को जी फिर आप साबित करो अपना सपोर्ट, ऐसा नहीं होता। 6 मंथ का गैप होना जरूरी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस वो फोर्स में रहता है 6 मंथ। अभी प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखिए हमारी पार्लियामेंट हमेशा सेशन में नहीं रहती। मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ गई और इमीडिएट बनाने की पड़ गई, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी कि एक लेटर जो है वो कर देता है जिसमें वो कानून की क्या है, क्या लागू करना है वो लिखा होता है। तो वो 6 मंथ तक वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट ने लागू किया है। पार्लियामेंट से तो असेंट मिलना ज़रूरी है ना, और इन बिटवीन पार्लियामेंट से उसकी असेंट लेना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का रूल कब तक रह सकता है, देखिए इनिशियली 6 मंथ तक रहता है, देन उसे 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहता है कि वहाँ इलेक्शन कराया नहीं जा सकता, और इसे मैक्स टू मैक्स 3 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स देखिए। मैक्सिमम लोकसभा की सीट 552 है, आर्टिकल 81 में डिफाइन है, लेकिन एक्चुअली अभी लोकसभा की सीट 545 है, याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की, क्वेश्चन में आए तो ये है, ठीक है। अभी के लिए क्या स्ट्रेंथ है, तो ये है। ये स्ट्रेंथ जो है 31st अमेंडमेंट में 525 से 545 की गई थी, यानी कि ये बढ़ाई गई थी 31st अमेंडमेंट में। इसी तरह से मैक्सिमम राज्यसभा की 250 है, करंट
45 है, ये भी 45, ये भी 45, आपको याद करने में आसानी होगी। और एंग्लो इंडियन इन लोकसभा कितने हैं 2, और नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं राज्यसभा में 12। ये सभी बच्चों को पता होता है लेकिन रिवाइज करा रहे हैं हम, ठीक है। और जो हमने डिस्कस किया था करंटली 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, तो वो 6 स्टेट कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, ये तीनों साथ साथ हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, याद करने का तरीका, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा की भी और स्टेट असेंबली की भी। लोकसभा की 80 सीट हैं और स्टेट असेंबली की 403 सीट हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फिनाली स्टेट में कितने सीट्स हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, तो वो भी आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन। अब इमरजेंसी के दौरान, ये इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए इमरजेंसी लगा दी प्रेसिडेंट ने 352 यानी नेशनल इमरजेंसी लगा दी, तो वो पार्लियामेंट को प्रूव करनी होगी विद इन 1 मंथ। पहले ये जो ड्यूरेशन थी ये 2 मंथ्स की थी, ये 2 से 1 महीने कर दी। अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो जैसे हमारे पास इम्पोज की थी, तब पहले क्या होता था, आप 2 मंथ में आप पार्लियामेंट में उसे अप्रूव करा लो, लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये 1 मंथ की ड्यूरेशन कर दी गई है, ठीक है। और अगर एमपी जो है वो कंटिन्यूसली एब्सेंट है 60 डेज से ऊपर, तो वो अपनी मेंबरशिप को लूज़ कर देता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इमरजेंसी 356 और 360 आर्टिकल के तहत, यानी कि स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो वो 2 मंथ के अंदर अंदर अप्रूव करानी है। यानी कि नेशनल इमरजेंसी होगी 352 के तहत, तो वो 1 मंथ में करानी है, अदरवाइज 2 मंथ्स में करानी है। जो हमने डिस्कस किया, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। अब ओथ्स एंड रेजिग्नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है और रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है प्रेसिडेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बच्चे प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग लॉजिक लगाते हैं ना, प्रेसिडेंट जो है अपने ऊपर को रेजिग्नेशन देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा जी, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और सीजीआई ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओथ दिलाता है। और गवर्नर अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा, ये भी आपको याद रखना है। आप देखेंगे ना, रेजिग्नेशन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, सीजीआई का, प्राइम मिनिस्टर का, वाइस प्रेसिडेंट का, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है मेनली को। और प्रेसिडेंट जो है हमारी मेन जो है वह हेड ऑफ द क्या है, स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, तो हेड ऑफ द स्टेट को ही तो अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो गवर्नर भी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे रहा है, सीजीआई भी प्रेसिडेंट को दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट को दे रहा है, वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट को दे रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। और सीजीआई को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाएगा? प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाएगा? प्रेसिडेंट। तो आप देखेंगे पहले 2 आप याद कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 2 आप देखोगे, प्रेसिडेंट को ओथ सीजीआई दिलाता है, गवर्नर को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है, जो भी कोरस्पोंडिंग होगा। और रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन गवर्नर रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके CUT 24 एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमने क्या किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये नहीं है कि हमने सारा खुद से बनाया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने देखा जी USA में क्या चल रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, फ्रांस का क्या कहता है, ब्रिटिशर्स तो हमारे थे ही, उनका तो लेगेसी हमारे पास रहनी ही थी, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमने गो थ्रू किए हमारे मेकर्स ने, और जो जो अच्छा लगा, अच्छी बातें लगी, उन्होंने वो अडोप्ट की और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ये जो रूल है वो कहाँ से अडोप्ट किया, आपको कैसे पता लगा कि ये भी चलता है और ये इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ लागू होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। ब्रिटिशर से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया। पार्लियामेंट सिस्टम यानी कि जैसे यहाँ पे USA में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वही सुप्रीम होता है, ठीक है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, पार्लियामेंट में लॉ मेकर अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लॉ मेकर हैं वही एग्जीक्यूटिव हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमने वहीं से लिया। रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाय कैमरलिज्म, जो लोकसभा और राज्यसभा का कंसेप्ट, और रिट्स, ये हम सब ब्रिटिशर से अडोप्ट किए हैं, ठीक है। और USA से क्या लिया? USA से मेनली आप 2 चीज़ें याद रखिए, एक तो जुडिशरी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वो, और एक राइट से रिलेटेड आ जाए वो। यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने USA से लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट।
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी वहीं से लिया है या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी से रिलेटेड कुछ आ जाए, एफआर और जुडिशरी से रिलेटेड कुछ आ जाए तो क्या आएगा, यूएसए आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड से क्या लिया हमने, आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड और नॉमिनेशन करने का राज्यसभा में मेंबर्स का, ये सब हमने आयरलैंड से अडोप्ट किया है, ठीक है। और कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और रेजिडरी पावर और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये हमने कनाडा से लिया है। देखिए जर्मनी से हमने लिया है एमरजेंसी प्रोविज़न, देखा एमरजेंसी प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 का सताया हुआ और वहाँ पे इमरजेंसी लगी तो हमने भी इमरजेंसी प्रोविज़न लिए, ठीक है। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखिए ये कंसेप्ट है कि जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे अगर इमरजेंसी लगेगी, लेकिन एक राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता, वो है आर्टिकल 21, ठीक है, याद रखना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सस्पेंड नहीं होता है इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। अब फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक सिस्टम लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने लिया। और यही क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फ्रांस से नहीं लिया, तो क्वेश्चन इस तरह से आया था घुमा फिरा के, लेकिन अगर आपको याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यूएसएसआर से क्या लिया हमने, ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया, रशिया है आज जो सोवियत यूनियन, उससे हमने 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट या और फ्रीडम ऑफ ट्रेड और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। और साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया जी, साउथ अफ्रीका से लिया। और प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस कहा जाता है, वो जापान से हमने लिया है। ये सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है। अब रिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार, रिट्स क्या हैं, रिट टोटल 5 तरह की हैं और 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। एक क्वेश्चन होता है कि किसका स्कोप वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने का स्कोप वाइडर है, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का वाइडर है, क्यों, क्योंकि वो इन 5 सब्जेक्ट के अलावा भी रिट इशू करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर ही करता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5 तरह की कौन सी है, पहली है हैबेस कॉर्पस, मैंडेमेंस, प्रोहिबिशन, सर्चरियो एंड क्यूवरन। तो हैबेस कॉर्पस मतलब कोर्प्स का मतलब होता है बॉडी, यानी कि जब भी कोई डिटेन करेगा किसी की बॉडी को तो ये आप रिट लगाएंगे जी, उसने इलीगल डिटेन किया है, मान लीजिए पुलिस ले गई आपके एक फैमिली मेम्बर को लेके बिना किसी बात के, तो आप रिट डालो कि इन्होंने इलीगल डिटेन किया है, तो कोर्ट सुनेगी और हैबेस कॉर्पस की रिट आपको लगानी पड़ेगी, और आप इलीगल डिटेंशन का जब भी मैटर होगा तो ये रिट लगाएंगे, ठीक है। मैंडेमेंस क्या है, वी कमांड, यानी कि अगर मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, वो काम नहीं कर रहा अपना, उसे फलानी चीज़ करनी थी, ABC टास्क करना था, वो कर नहीं रहा, आप पीछे पड़े हुए हैं यार कर दे कर दे कर दे, वो नहीं कर रहा, आप कोर्ट में चाहिए, कहिए जी यार ये इसकी ड्यूटी बनती है, ये कर नहीं रहा, आप प्लीज़ इसे मैंडेमेंस रिट आप लगाएंगे, आप कहेंगे कि फिर कोर्ट कहेगी हम ये कमांड करते हैं कि आपकी ये चीज़ करनी बनती है, आप करिए इसे, ठीक है, तो वो मैंडेमेंस रिट है। प्रोहिबिशन क्या है, स्टॉप, यानी कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ये इशू कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहेगा, लोअर कोर्ट में दिखेगा कि ये तो इलीगल, इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आप देखेंगे यार 30 हज़ारी की कोर्ट में एक मैटर देखा जा रहा है, लेकिन उसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, तो वो कहेगा हाई कोर्ट रिट पास करेगा प्रोहिबिशन की, मतलब प्रोहिबिशन की रिट लगाएंगे और ऑर्डर देगा हाई कोर्ट कि आप स्टे, रुक जाइए, आप ये इस पर फैसला या ये नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सर्चरियो, वी सर्टिफाइड, यानी कि अब ये दोनों जो है ना, वो कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट मतलब लगानी हो तो ये दोनों यूज़ करते हैं। प्रोहिबिशन में तो कहते हैं रुक जाओ, ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो आप ट्रांसफ़र करो या ऑर्डर को क्वैश करो, यानी कि केस ही ट्रांसफ़र ले लेता है सर्चरी में, जो सुप्रीम जो हायर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट से केस ट्रांसफ़र कर सकता है या क्वैश कर सकता है ऑर्डर को। और क्यू वारंटो मतलब ऑन व्हाट अथॉरिटी, यानी कि अगर आपको लगता है कोई पब्लिक ऑफिस पे गलत तरीके से बैठा है तो आप क्यू वारंटो लगाओगे कि पहले अथॉरिटी बताओ किस अथॉरिटी से आपने ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है। ये 5 तरह की रिट्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में भी और समझाने में भी, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब एक मोटिवेशन देता है, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रीवियस नोट्स को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड